friends, my name is Ashish and I am a chemistry educator at Genesis classes। बच्चों आज हम एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। 9th का 3rd चैप्टर है अपने पास, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज इसके अंदर है मोल कंसेप्ट। और बच्चों मोल कंसेप्ट से हर साल आपको पता है NTSC ओलंपियाड जैसे इंट्रेंस एग्ज़ाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो भी आपके नेशनल लेवल के जितने भी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम हैं उसके अंदर मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन हर क्लास में आते हैं। ठीक है, तो हम इसी पर आज बात करेंगे। एटम्स एंड मॉलिक्यूल को स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज। साथ में जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हैं उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। ये 3rd चैप्टर आपके पास होने वाला है NCERT में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम एटम की बात करें या मॉलिक्यूल की बात करें तो उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा मैटर के बारे में, है ना, कि मैटर क्या है। जैसे आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है कि मैटर क्या होता है, जिसका एक स्पेस जो ऑक्यूपाई करता है, जिसके पास मास होता है, जिसके पास अपना वॉल्यूम होता है, या जिसको हम अपने सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हैं, उसको हम कहेंगे मैटर। जैसे बच्चों ये बोर्ड है, जो भी आपको फिजिकल अपने आसपास जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं या जो नहीं भी दिखाई दे रहा है, लाइक एयर है, ठीक है, तो एयर भी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा और एयर भी आपका मैटर होगा। ठीक है, बाकी जो भी इमोशंस होते हैं जैसे लव, एंगर, हेट, वो आपके मैटर नहीं होंगे बिकॉज वो किसी भी तरह का वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करते। सो सबसे पहले मैटर की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं जो आई थिंक आपको ऑलरेडी नोन है। सो मैटर की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम एटम एंड मॉलिक्यूल पे चलेंगे। सो बच्चों मैटर क्या होता है कि मैटर इज एनीथिंग दैट हैव मास, जिसके पास क्या होगा, मास होगा। दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, क्योंकि मास है तो वो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, ऑक्यूपाई स्पेस, और उसको हम सेंस कर सकते हैं अपने सेंस ऑर्गन से, एंड कैन बी फेल्ट बाय आवर सेंस ऑर्गन्स। हम अपने सेंस ऑर्गन से उसको फील कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम मैटर कहते हैं। एंड इसके बाद मैटर के बारे में साइंटिस्ट या जो भी उस टाइम पे तो साइंटिस्ट नहीं थे, फिलोसोफर थे। 18th सेंचुरी में फिलोसोफर्स थे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, महर्षि हुआ करते थे। तो उन्होंने एटम्स के बारे में, मैटर के बारे में अपनी अपनी प्रिडिक्शन की कि मैटर आखिर किससे बना हो सकता है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। सो आज तो हमको पता है कि मैटर किससे बना हुआ है, एटम से। हमको ये भी पता है कि एटम्स के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं। बट उस टाइम पर मैटर को उन्होंने समझा कि वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, जिसको आप जानते हैं कि उसको हम कहते हैं पंच तत्व, है ना, एयर, फायर, अर्थ, वाटर, स्काई। तो इस तरह से जो 5 बेसिक एलिमेंट्स थे, ये इंडियन फिलोसोफर ने बताया था कि ये 5 बेसिक एलिमेंट से बनता है। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले इंडियन एक महर्षि थे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, द ग्रेट इंडियन सेज महर्षि। आपको पता है फर्स्ट चैप्टर में आप कवर कर चुके हैं महर्षि कन्नड़। तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि मैटर को हम डिवाइड कर सकते, क्लासीफाई कर सकते कि मैटर के अंदर भी कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं। और मैटर किससे बना होता है, मैटर बना होता है स्मॉल पार्टिकल से, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था, उन्होंने कहा था कि सजेस्ट दैट मैटर इज मेड अप ऑफ मैटर किससे बना हुआ है, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। और ये क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है कि स्मॉल पार्टिकल्स को उन्होंने क्या नाम दिया था। ठीक है, महर्षि कन्नड़ ने स्मॉल पार्टिकल्स को क्या नाम दिया था, उन्होंने स्मॉल पार्टिकल्स को कहा था अणु। ठीक है, अणु, इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं अणु, इस तरह से। तो उन्होंने अणु इसको कहा था, है ना, जो स्मॉल पार्टिकल्स थे। एंड सजेस्ट दैट मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड अणु, एंड
मेड अप ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल्स, मतलब उन्होंने यहाँ तक बताया कि जो अणु होते हैं उनसे भी छोटे कोई पार्टिकल्स होते हैं, एंड दे आर इवन मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स, ठीक है, इससे भी छोटे कुछ पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड, इसको उन्होंने, इन छोटे पार्टिकल्स को कहा था परमाणु, ठीक है, इन छोटे पार्टिकल्स को उन्होंने कहा था परमाणु, ठीक है। तो अणु एंड परमाणु जो वर्ड थे ये किसने दिए थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अणु एंड परमाणु वर्ड किसने दिया था, तो ये द ग्रेट इंडियन सेज महर्षि कन्नड़ ने ये वर्ड दिया था। उसके बाद जो ग्रीक फिलोसोफर थे डेमोक्रेटस, आपने पढ़ा होगा, उस जो ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेटस थे उन्होंने इनको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कहा, परमाणु को उन्होंने एटम कहा, अणु को उन्होंने मॉलिक्यूल कहा, ठीक है। तो पहले महर्षि कन्नड़ ने ये सजेस्ट किया कि एटम्स जो अणु एंड परमाणु होते हैं जिनसे मिलकर के क्या बना होता है, मैटर बना होता है। अब आगे मैं इसमें आपको बताता हूँ कि इसमें अपने पास सबसे पहले होता है मैटर, ठीक है, अपने पास सबसे पहले क्या है, मैटर की जो स्मॉल यूनिट होती है, जो उससे जो स्मॉलर यूनिट होती है दैट इज़ कंपाउंड, वो हो जाता है कंपाउंड। मैटर की स्मॉलर यूनिट जो उसमें होती है वो होती है कंपाउंड, ठीक है। इसको हम चैप्टर में आगे लेकर के चलेंगे एंड मैं आपको इस तरह से बता देता हूँ इसको, ठीक है। आप इसको ऐसे लिखो, तो मैटर है, उसकी जो स्मॉलर जो यूनिट है दैट इज़ कंपाउंड, और कंपाउंड मिलकर बना होता है मॉलिक्यूल्स से, ठीक है। कंपाउंड मिलकर के किससे बना होता है, मॉलिक्यूल्स से, और इन्हीं मॉलिक्यूल्स को उन्होंने क्या कहा था, अणु कहा था, ठीक है। महर्षि कन्नड़ ने इनको क्या कहा था, अणु कहा था, इस तरह से। और मॉलिक्यूल्स की जो स्मॉलर यूनिट होती है दैट इज़ एटम, है ना, इनकी स्मॉलर यूनिट क्या होती है, एटम होती है, जिसको उन्होंने कहा था परमाणु। तो ये वर्ड आपने ध्यान रखने हैं कि एटम के लिए परमाणु वर्ड यूज़ हो रहा है एंड मॉलिक्यूल्स के लिए अणु वर्ड यूज़ हो रहा है, एंड एटम से भी अंदर। अब यहाँ तक उन्होंने सिर्फ बताया था, यहाँ तक महर्षि कन्नड़ ने एक्सप्लेन किया था कि अणु एंड परमाणु होते हैं, बट उसके बाद अगर हम अभी मैं कंप्लीट आपको अगर रिप्रेजेंटेशन दूँ, जो फ्यूचरिस्टिक जो हमने देख लिया है, जिसको हमने एक्सप्लेन किया है, वो है कि एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम कहते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। एंड इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स से भी कुछ स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं दैट इज, अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से स्मॉलर पार्टिकल्स क्या होते हैं, आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से स्मॉलर पार्टिकल क्या बना सकते हो, आखिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किससे मिलके बने हुए हैं, तो ये मिलके बने होते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स से, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। और ये हमने रिसेंटली ही डिस्कवर किया है कि ये भी एक स्मॉलर पार्टिकल से मिलके बने होते हैं जिनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं। और ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं, दीज आर क्वार्क, इनको क्वार्क कहते हैं। ये बेसिक यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी जिससे मिलके बने होते हैं वो होते हैं क्वार्क। ये अब तक की सबसे बेसिक यूनिट है जो हमने डिस्कवर की है। अब आप इसमें समझो, ये जो हमने फ्लो चार्ट बनाया है, तो 9th में जो सिलेबस आपके पास कवर हुआ है वो किस तरह से कवर है। मैटर के बारे में हम पढ़ चुके हैं किसमें, फर्स्ट चैप्टर के अंदर, ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग में हम मैटर के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक। उसके बाद हमने कंपाउंड्स के बारे में या मॉलिक्यूल्स के बारे में या कंपाउंड्स के बारे में हम किस में पढ़ चुके हैं, सेकेंड चैप्टर के अंदर, ठीक है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। फिर एटम्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं थर्ड चैप्टर में, ठीक है, एटम्स, मेनली अपना फोकस एटम के ऊपर है। एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर के अंदर, जो क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मीन्स एटम के भी अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड क्वार्क के बारे में हम पढ़ते हैं। कहाँ पर, एटम्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, ठीक है, फोर्थ चैप्टर के अंदर।
तो इस तरह से बच्चों ये चैप्टर वाइज ये पूरा फ्लो चार्ट एक बार इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चैप्टर वाइज आपके पास दिया हुआ है। मतलब 9th में ये किस तरह से डेवलप किया हुआ है कि पहले ये चैप्टर होगा, उसके बाद आप कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, फिर 3rd चैप्टर में एटम मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे एंड लास्ट चैप्टर में आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया है आपको। मैटर, कंपाउंड, मॉलिक्यूल याद रखना है, अणु एंड परमाणु। ठीक है, महेश कन्नड़ ने ये दिया था, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपके लिए नया हो सकता है क्वार्क, इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट इसको आप फटाफट नोट कर लें, ये आपकी समझ में आ गया होगा। सो इसके बाद या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं इसको। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एटम्स के बारे में। ठीक है, मैटर की डेफिनेशन हो गई है, मैंने आपको कंप्लीट इसमें बता दिया है कि एटम, मॉलिक्यूल का डिवीज़न कैसे कैसे है। अब हम एटम के बारे में पढ़ेंगे और फिर मैं आपको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा। सो बच्चों एटम्स, एटम के बारे में आप क्या जानते हैं? एटम एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। स्मॉलेस्ट तो हम नहीं कह सकते बिकॉज एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, उसके अंदर भी क्वार्क है, बट फिर भी हम अगर एक बेसिक टर्म में बात करें तो एटम से मिलके ही क्या बना हुआ है? मैटर बना हुआ है। जितना भी आपने आसपास मैटर देखा है फिजिकल फॉर्म में, जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो किससे बना हुआ है? एटम से मिलके बना हुआ है, बहुत छोटे स्मॉल एटम से मिलके बना हुआ है। सो एटम के बारे में हम लिख सकते हैं कि एटम किसी भी तरह से बहुत सारे टाइप से इसको हम क्लासीफाई करते हैं, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट, atom is the smallest constituent particle of matter। ठीक है, ये लिख सकते हैं। इसका मतलब सिंपल है कि एटम ही वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिससे मिलकर के क्या बना होता है? पूरा आपका मैटर बना होता है। एंड एटम इज द स्मॉलेस्ट, हम ये कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब जैसे ह्यूमन बॉडी है या कोई भी लिविंग टिश्यू है, वो किससे बनी हुई है? वो छोटी छोटी लिविंग सेल से बनी हुई है, लिविंग नॉन लिविंग सेल से बनी हुई है। तो इसी तरीके से एटम जो स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है मैटर का। एंड इसमें ये लिख सकते हैं कि एटम टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, यस, केमिकल रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट करता है, बिल्कुल केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, अगर आप एटम्स के बारे में देखोगे तो एटम एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, बट एटम क्या इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है? एटम क्या इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है? आपको क्या लगता है? ठीक है बच्चों, तो एटम क्या इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्योंकि एटम्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। जैसे सोडियम का एटम है, पोटेशियम का एटम है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एटम्स होते हैं। तो हम ये भी पॉइंट लिख सकते हैं कि एटम्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, इंडिपेंडेंटली अकेले तो वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्शन किसका हम लगाएंगे? एक्सेप्ट नोबल गैसेस। ठीक है, क्योंकि नोबल गैसेस में कहानी क्या है कि नोबल गैसेस अनरिएक्टिव है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी। तो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी तो वो अपना क्या इंडिपेंडेंटली घूम सकती हैं, उनके एटम्स इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। बट जैसे नॉर्मल जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एटम्स होते हैं, रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, वो दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं, वो मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, वो कंपाउंड बना देते हैं। बट नोबल गैसेस ही आपकी क्या हो सकती हैं? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं। नोबल गैसेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यस, बहुत बार नोबल गैसेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नोबल गैसेस, या आप इसको लिख सकते हैं अनरिएक्टिव
अनरिएक्टिव गैसेस, ये अनरिएक्टिव होते हैं, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। जैसे कि इसमें आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। सिंबल भी याद रखना बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। He, हीलियम, नियॉन, Ne, आर्गन, Ar, Kr, क्रिप्टॉन, जिनॉन, Ne, रेडॉन, Rn। इसका एटॉमिक नंबर आपको याद करना है। कैसे करोगे? 2 आपने याद रखना है कि हीलियम का 2 है, इसमें +8 करो, ये हो जाएगा 10। इसमें भी आप +8 करो, कितना हो जाएगा? 18। इसमें आप ऐड करो +18, ये हो जाएगा 36। इसमें आप ऐड करो +18, ये हो जाएगा 54। इसमें आप ऐड करो +32, ये हो जाएगा 6 और 8, ठीक है 86। इतना क्लियर हो रहा है कि 2, 10, 18, 36, 54 और 86 इनको हम मैजिक नंबर कहते हैं। 8, 8, 18, 18, 32, ठीक है। इससे हम एटॉमिक नंबर को याद रख सकते हैं, ये एटॉमिक नंबर है। आई होप ये क्लियर हो रहा है आपको। याद कैसे करेंगे कि हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ठीक है। इससे हम इसको याद रख सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर की भी मैंने आपको ट्रिक बता दी और आपने किस तरह से इसको याद रख सकते हैं। हीना, नीना और करीना, का से कोई भी निमोनिक्स नहीं है, एक्स-रे आ जाएगा जिनोन के लिए और रंगीन रेडोन के लिए, ठीक है। तो ये गैसेस हैं, सारी नोबल गैसेस हैं, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रही हैं, तो ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। इसी फॉर्म में ये घूमती रहेंगी, एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया है। 8, 8, 18, 18, 32 ये आपने इसमें क्या करना है? ऐड करना है 8, 8, 18, 18, 32, ठीक है। तो ये एटम के बारे में बात हो गई, ठीक है, कि एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं बट एक्सेप्ट नोबल गैसेस, क्योंकि नोबल गैसेस अनरिएक्टिव हैं तो अकेले एग्जिस्ट करके घूम सकती हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसको आप नोट कर लें, इसको आप या तो नोट कर लें या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे इसमें देखते हैं, आगे इसमें हम देखेंगे कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस क्या हैं, जिस पर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और +1 का बिल्कुल चैप्टर का ये बेसिक है। +1 में जो पहला चैप्टर है आपके पास सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसका बेसिक यहीं से आपका डेवलप होगा। तो इसको आपने ध्यान से देखना है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, अब ये क्या होते हैं कॉम्बिनेशंस, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस हैं, जो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट हैं, रिएक्शन है, तो वो किसी ना किसी लॉ को फॉलो करने चाहिए। जैसे फिजिक्स में लॉ ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो इस तरह से क्या होता कि हर एक लॉ बनाया हुआ है कि वो फॉलो करेगा, ठीक है। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, वो इन लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। और उनको ये लॉ फॉलो करने चाहिए। अगर वो कुछ आपके पास क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ डज नॉट ओबे इन दिस सिचुएशन, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वहाँ पर आपको इसमें कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की। कौन कौन से इसमें हम लॉ पढ़ेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। ये दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये दिया था एंटोनी लेवोशियर ने। एंटोनी लेवोशियर, जिनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री या फिर फादर ऑफ केमिस्ट्री या मॉडर्न केमिस्ट्री, एंटोनी लेवोशियर, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना। सेकंड है अपने पास लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, प्लस इसमें न्यूमेरिकल्स आपको करवाऊंगा। कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने, ठीक है, साइंटिस्ट थे जोसेफ प्राउस्ट। कहीं जगह पर आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दोनों साइंटिस्ट ने मिल करके दिया था, लेवोशियर एंड जोसेफ प्राउस्ट ने। तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन
और ये दिया था जॉन डाल्टन ने, जॉन डाल्टन, जिनकी हम एटॉमिक थ्योरी को आगे स्टडी करेंगे कि उनकी एटॉमिक थ्योरी भी आई थी जॉन डाल्टन ने। तो इन 3 साइंटिस्ट ने ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड मल्टीपल प्रोपोर्शन दिए थे। ठीक है, इनको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, इसको रट्टा नहीं मारना है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको रट्टा मार करके याद कर लेते हैं और फिर वो उसको भूल जाते हैं या फिर कुछ ना कुछ उसमें गलतियाँ कर देते हैं। तो आपने एग्जाम्पल के थ्रू समझना है, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सो इन्हीं तीनों को हम कवर करेंगे। इसके अलावा भी और भी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं, बट क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है या फिर जो NTSC या 9th 10th का जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है उसमें वो नहीं पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम इन तीनों लॉ को यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो ये केमिकल रिएक्शंस इस लॉ को फॉलो करती हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या कहा जाता है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, CH4 + O2 रिएक्शंस को, अभी आपके पास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं मैं दूंगा, बहुत सिंपल रिएक्शंस हम करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे, उस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। CH4 + O2। अब यहाँ पर आप एक बात याद भी ये भी रख सकते हैं, इसको ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये है मीथेन, CH4 मीथेन प्लस O2। जब भी प्लस O2 लिखा जाता है मतलब वो कंबशन हो रहा है या बर्निंग हो रही है, वो जल रहा है। ठीक है, वो बर्न हो रहा है, कंबशन हो रही है, बर्निंग हो रही है, CH4 + O2। ठीक है, मतलब ये एक बर्निंग की इक्वेशन हमने लिखी है यहाँ पर, केमिकल इक्वेशन होता है ये CH4 + O2। ये बन जाता है CO2 + H2O + हीट एंड लाइट इवॉल्व होती है। जब भी आप मीथेन को, ये इसको मीथेन कहते हैं, इसको नोट कर लें, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मीथेन। मीथेन जब भी बर्न हो रहा है, जब भी उसका कंबशन हो रहा है तो उसमें CO2 बन रहा है, H2O बन रहा है, हीट प्लस लाइट बन रही है। ठीक है, किसी का भी आप कंबशन करोगे, आप मीथेन का कंबशन करो, कार्बन का कंबशन करो, किसी भी फॉर्मूले का, किसी भी मैटर का आप कंबशन करोगे तो उसमें आपको CO2 H2O हीट एंड लाइट मिलेगी। अब इसमें ये जो मैंने इस साइड लिखे हैं, ये जो लेफ़्ट साइड मैंने ये दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, इनको कहते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट का मतलब ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, इनके मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे, इनको कहेंगे रिएक्टेंट, और ये हो जाते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, ये उस रिएक्शन का क्या हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है, जो लास्ट में आपको मिलता है। प्लस हीट एंड लाइट तो आपको मिल ही रही है हीट की फॉर्म में, ठीक है, एनर्जी की फॉर्म में। तो ये रिएक्टेंट है, आपस में रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। अब आप इसमें ये देखो कि यार क्या 2 ही रिएक्टेंट रिएक्ट कर सकते हैं या 3 कर सकते हैं, या कोई सिंगल रिएक्टेंट भी रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना सकता है। तो ऐसी सारी पॉसिबिलिटीज़ को हम चेक करेंगे कि एक सिंगल रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट बना सकता है। ठीक है, अब ये आपको समझ में आया कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ठीक, इसमें आगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है, ध्यान से देखना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि इसका जितना मास होगा, सपोज ये x ग्राम है, गिवन कुछ भी x ग्राम है, ये y ग्राम है, तो ये x ग्राम है, ये y ग्राम है, ये दोनों मिल करके जितना भी इसका सम होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो x ग्राम एंड प्लस यहाँ पर y ग्राम की इक्वल होना चाहिए। इन दोनों का मास आपस में सेम होना चाहिए। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होना चाहिए। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कहा हुआ था। ठीक है, जैसे मास ऑफ रिएक्टेंट आप इसमें लिख सकते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ये हमने प्रूव करना है कि हर एक रिएक्शन में ऐसा होता है कि जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होता है। सपोज इन दोनों का मिला करके 20 ग्राम्स है, तो ये भी 20 ग्राम्स होगा। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें ये 10 ग्राम हो, ये 10 ग्राम हो, ये 19 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिला करके टोटल, ये एरो हमको क्या दिखा रहा है कि रिएक्शन इस साइड जा रही है, मतलब ये चीज़ें बन रही हैं, ये प्रोडक्ट बन रही हैं। ठीक है, तो ये हमको प्रोडक्ट का मास किसकी इक्वल करना है, रिएक्टेंट की इक्वल करना है। किस तरह से इसको करें, इसको हम कैसे
परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें स्टेप होता है, अगर मैं इसको हटा दूं तो ये रिएक्शन अपने पास है, ठीक है। एग्ज़ाम में कुछ इस तरह की रिएक्शन आपको गिवन होगी। सबसे पहले इसमें काम क्या करना है, फर्स्ट स्टेप है बैलेंस द इक्वेशन। इसमें आपको एटम्स को बैलेंस करना है दोनों साइड, ठीक है। उसको देखते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का स्टेप 1 क्या है, बैलेंस द इक्वेशन। बैलेंस द इक्वेशन, आपको इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, स्टेप 1, ठीक है। आप उसको बैलेंस करेंगे। सेकंड स्टेप 2 में आपने क्या करना है, जब बैलेंस हो जाएगा तो आपने चेक द मासेस ऑफ बोथ साइड, मासेस ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों के मास को आपने देखना है, ठीक है। समझ के 2 स्टेप होते हैं आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए, बैलेंस द इक्वेशन एंड चेक द मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब जरा हम बेसिक में इसमें बात करेंगे, हम रिएक्शंस को बैलेंस करना भी सीखेंगे। आपके पास बहुत बड़ी बड़ी रिएक्शन नहीं आएंगी, सिंपल सी रिएक्शन आएगी बैलेंस करने के लिए, लाइक CH4 + O2 है। यहाँ पर आप मुझे बताइए कि CH4 एक कंपाउंड है, ठीक है। ये तो बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए कि जैसे ये O2 है, इसमें दोनों सेम एलिमेंट है। सेम एलिमेंट मतलब ऑक्सीजन होगा प्लस ऑक्सीजन होगा, ठीक। ये एटम है ना, ऑक्सीजन का 1 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है, 2 एटम्स है, तो ये हो गया मॉलिक्यूल, सिंपल। यहाँ पर CH4 में कार्बन का 1 एटम है, कार्बन का 1 एटम है, हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4, ये लो। कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम्स है। डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स डिफरेंट है। कार्बन एक डिफरेंट एलिमेंट होता है, हाइड्रोजन एक डिफरेंट एलिमेंट होता है, तो ये बन जाता है कंपाउंड। जब भी डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, फिक्स रेशियो में। तो ये कंपाउंड बन गया, ये मॉलिक्यूल बन गया, ये दोनों कंपाउंड है, ठीक है। एटम गिनने आ जाएंगे, 4 + 1 5, यहाँ पे 2 एटम्स, यहाँ पर 2 और एक 3 एटम्स, यहाँ पर 2 और एक 3 एटम्स, ठीक। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें कार्बन का 1 एटम है, इधर टोटल कार्बन का 1 एटम है, कार्बन बैलेंस्ड है। इधर हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, इधर हाइड्रोजन के 2 ही एटम्स हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर H2O है, तो ये H2O के अंदर कितने एटम्स हैं, इस H2O के अंदर इस तरह से एटम जुड़े हुए हैं। 2 हाइड्रोजन के एटम से 1 ऑक्सीजन का एटम है, किसके अंदर, H2O के अंदर। ये H2O एक कंपाउंड है, H2O क्या है, एक कंपाउंड है। ये कितना मॉलिक्यूल है कंपाउंड का, 1 वाटर का मॉलिक्यूल है, 2 वाटर के मॉलिक्यूल है, 3 वाटर के मॉलिक्यूल है। कितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ये है 1 मॉलिक्यूल, क्योंकि अगर आगे से इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ मतलब ये 1 मॉलिक्यूल है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 4, मतलब ये 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हो जाएंगे, ठीक है तो ये कंपाउंड नो डाउट, बट हम इसको कैसे देख रहे हैं कि 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है जैसे इसके आगे, दिस इज़ 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, दिस इज़ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर हो रहा है। अब हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, क्यों ना इसके आगे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान रखना, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं टोटल से मल्टीप्लाई करूँगा। हाइड्रोजन भी 2 × 2 = 4 हो जाएंगे, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह से इसको इनटू करता हूँ तो ये पूरे कंपाउंड के एटम से इनटू हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट, इसको कोफिशिएंट कहते हैं, स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री वर्ड हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आपने याद रखना है इसको कहते हैं कोफिशिएंट, ठीक है, 2 यहाँ पे। अब ऑक्सीजन हो गया है 2 × 2 + 2 यहाँ पे। अब यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो गए हैं, पूरे मिला करके 4 हो गए, इधर 2 हैं, तो इधर भी 2 से इनटू कर दें, ठीक। अब देखो बैलेंस हो गया है, इधर हमने एक कोफिशिएंट लगाया 2, इधर एक कोफिशिएंट लगाया 2 और पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई।
इधर भी कार्बन के 1 एटम है, इधर कार्बन का 1 एटम है, इधर हाइड्रोजन के 4 एटम है, इधर हाइड्रोजन के 2 टू 4 एटम है, इधर ऑक्सीजन के 2 एटम है, इधर ऑक्सीजन के 2 + 2 4 एटम है। ठीक है, बेसिक है। अब इसमें आप देखो कि दोनों साइड अगर एटम सेम है, सेम एलिमेंट के सेम एटम है, इधर भी अगर कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, तो कार्बन का मास कितना होता है? 12 ग्राम। अब इधर भी 12 ग्राम कार्बन है तो इधर भी 12 ग्राम कार्बन है। इधर हाइड्रोजन अगर 4 ग्राम है, एक हाइड्रोजन का 1 तो 4 की कितने होंगे? 4 ग्राम, तो इधर भी 4 ग्राम होगा। मतलब मास को अभी आप रहने दो, मास को तो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप इतना देखोगे यार, दोनों साइड एटम इक्वल हो रहे हैं। सो एटम इक्वल हो रहे हैं तो मास भी तो इक्वल ही होगा, क्योंकि एटम दोनों साइड क्या है? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, एटम सेम मास सेम। मतलब हम ये कह सकते हैं, ध्यान देना, POAC यहाँ पर लिखा जाता है, POAC प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, एटम कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। इसका मतलब है कि दोनों साइड अगर एटम इक्वल है, दोनों साइड अगर एटम इक्वल है तो मास भी इक्वल होगा, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। और इसी से क्या बनता है आगे जाके? इसी से बनता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, यहाँ भी इनका मास और इधर भी प्रोडक्ट के मास की इक्वल होगा। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन क्या बन जाएगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, इसको आप नोट कर लें, ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, अब अपने पास पहली कंडीशन, पहला स्टेप पूरा हो गया है। पहला स्टेप क्या हो गया है? बैलेंस द इक्वेशन, हमने बैलेंस कर लिया है। दोनों साइड मास को हम चेक कर लेंगे। आपको जो भी क्वेश्चन में मासेस दिए होंगे उसको आप चेक कर सकते हो। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास ऑफ प्रोडक्ट, हाँ इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखो, अब आपने लॉ को लिखना है यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास में, इन एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, इन एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, फिजिकल और केमिकल चेंज, इन एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू, मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, आई थिंक ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया है। छोटी से छोटी चीज़ मैंने क्लियर करने की कोशिश की। इन एनी फिजिकल और केमिकल चेंज मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, मास मैटर नीदर बी क्रिएटेड, मैटर नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, हम ना तो उसको बना सकते हैं ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नेदर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो मैटर को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम उसको ना क्रिएट कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब जितना मास यहाँ पर है उतना मास यहाँ पर होगा। ठीक है, बट मैं आपको बता दूँ, एक बढ़िया क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस थी, लाइक कंबशन रिएक्शंस थी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी एसिड बेस के बीच में, न्यूक्लियर रिएक्शंस थी जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी बनती है, और नन ऑफ दीज। ठीक है, इस तरह से हमने 4 ऑप्शन बना दिए। सही ऑप्शन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो होता है न्यूक्लियर रिएक्शंस। क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, एनर्जी में बहुत ड्रेस्टिक वहाँ पर चेंज आता है, तो इसलिए मैटर एनर्जी की फॉर्म में चेंज हो जाता है। कुछ ना कुछ वहाँ पर मास में या तो कमी आ जाती है या फिर मास ज़्यादा हो जाता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किस में फॉलो नहीं होता है? न्यूक्लियर रिएक्शंस में। इसको, इस पॉइंट को आप याद रखें। ठीक, तो इसको रट्टा नहीं मारना है। आगे और भी बड़े बड़े लॉ इसमें आएंगे, इस पर हम करेंगे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल करेंगे। इतना आप लोगों ने इसको याद रखना है। ठीक है, आगे किस टाइप के वेरिएशन आएंगे, किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे, प्रीवियस ईयर में कैसे न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इंट्रो था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ठीक है। तो आज के लिए इंट्रो था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखा, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो वैरायटी हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगा, ठीक है। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया है, ठीक है। नोट्स बनाते रहें और फिर मिलते हैं बच्चों हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।